अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इको 403 का लेक्चर नंबर 18 इश्यूज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी के क्या इशू हैं। सेक्टरल शिफ्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, आप रीड कर सकते हैं इसे। इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ डिमांड अमंग इंडस्ट्रीज और रीजन्स। एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल चेंज इंक्रीज डिमांड फॉर कंप्यूटर रिपेयर पर्सनस, डिक्रीज डिमांड फॉर टाइपराइटर रिपेयर पर्सनस। के जैसे ही टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर को रिपेयर करने वाले पर्सनस की डिमांड इंक्रीज हुई है, तो उसी वजह से जो टाइपराइटर रिपेयर करते थे पर्सन, उनकी डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। एग्जाम्पल 2, A new international trade agreements cause greater demand for workers in the exports sector and less demand for workers in import competing sectors। यानी कि जब एक्सपोर्ट सेक्टर में डिमांड वर्कर्स की इंक्रीज हुई है, तो इंपोर्ट में क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। इट टेक्स टाइम फॉर वर्कर्स टू चेंज सेक्टर्स। ज़ाहिर बात है, डिमांड तो चेंज हो गई है, लेकिन जो वर्कर्स हैं उन्हें टाइम लगता है अपना सेक्टर चेंज करने में, क्योंकि सेक्टर चेंज करने के लिए उस सेक्टर की स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जो लर्न करने के लिए टाइम रिक्वायर होता है। सो सेक्टरल शिफ्ट काज फ्रैक्शनल इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो शिफ्ट सेक्टरल शिफ्ट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। इंडस्ट्री शेयर्स इन जीडीपी, अब देखें कि 1969 और 17 में इंडस्ट्री का क्या शेयर्स था। सर्विसेज थी 38%, इंडस्ट्रीज थी 7%, एग्रीकल्चर था 39% एंड मैन्युफैक्चरिंग थी 16%। लेकिन नेक्स्ट इन्होंने कंपैरिजन किया है 2003 एंड 2004 में। इसमें क्या हुआ, आप देखें कि जो सर्विसेज 38% से 52% हो गई, यानी कि सर्विसेज क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं, जिसकी वजह से इस सेक्टर में वर्कर्स की डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अदर इंडस्ट्रीज वही सेम है 7%, मैन्युफैक्चरिंग भी क्या हुई है 2%, इसमें भी डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अदरवाइज अगर हम देखें कंपेयर टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर्स में वर्कर्स की जो डिमांड थी वो 39% से डिक्रीज होकर 23% रह गई है। नेक्स्ट अगर हम देखें लेबर फोर्स ब्रेकअप इन पाकिस्तान 2004, यहाँ पे अगर हम देखें फिर सर्विसेज को इन्होंने डिफरेंट सेक्टर्स में क्या किया हुआ, डिवाइड किया है कि सोशल सर्विसेज 16% है, ट्रांसपोर्ट में 6% हमारी लेबर फोर्स इंक्लूड है, होल सेल में और रिटेल में 15% है, कंस्ट्रक्शन में 6% है, मैन्युफैक्चरिंग में 14% है, और एग्रीकल्चर में हमारी जो टोटल है उसमें से 41% लेबर फोर्स उसमें क्या कर रही है, वर्क कर रही है। सेक्टरल शिफ्ट अबाउंड इन आवर डायनेमिक इकोनॉमी, स्मॉलर सेक्टरल शिफ्ट अकर्स फ्रीक्वेंटली कंट्रीब्यूटिंग टू फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। के जैसे क्या होगा, जिस तरह टेक्नोलॉजी आएगी उसकी वजह से अगर बार बार सेक्टरल शिफ्ट होगा, तो जो वर्कर्स होंगे उन्हें नई स्किल सीखने के लिए टाइम रिक्वायर होगा, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, इजाफा होगा। पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स अफेक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज डिसएसिमेट इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ओपनिंग टू बेटर मैच वर्कर्स जॉब्स। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं उन्हें इस बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि वर्कर्स की क्या डिमांड्स हैं और जो एक जॉब है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। पब्लिक जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हेल्प वर्कर्स डिस्प्लेस फ्रॉम डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज गेट स्किल्स नीडेड फॉर जॉब्स इन ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। जो ट्रेनिंग सेक्टर्स होते हैं उनका ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो क्या करते हैं, वो स्किल्स को बिल्ड करने में वर्कर्स की हेल्प करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस UIE इम्पोर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs। UIE pays part of a worker farmer waits for a limited time after losing his her job। यानी कि जो क्या होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होते हैं, ये कुछ टाइम तक पे करते हैं एम्प्लॉय को, यानी कि वर्कर को,
उस टाइम तक जब तक वो अपनी यानी कि एक जॉब फाइंड कर ले। रिड्यूसेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस द अर्जेंसी ऑफ फाइंडिंग जॉब। इससे क्या होता है कि जो एक अर्जेंट हमारे अंदर खौफ होता है, हमें एक टेंशन होती है कि हम जल्दी से अपनी जॉब फाइंड कर लें, उसकी जो अर्जेंसी होती है वो इस यानी कि यूआई की वजह से डिक्रीज़ होती है। Studies. The longer a worker is eligible for UI, the longer the duration of the average spell of unemployment. Benefits इसके क्या हैं? By allowing workers more time to search, यानी कि ये जो इंश्योरेंस है may lead to better matches between jobs and workers which would lead to greater productivity and high incomes. यानी कि इसकी वजह से वर्कर्स को सर्च करने के लिए जॉब्स सफिशेंट टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो हायर इनकम्स वाली जॉब्स सर्च कर सकता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। वाई इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट? The natural rate of unemployment U over L S plus F. There are two reasons why F less than 1: job search and wage rigidity. Unemployment from real वेज रिजिडिटी। अब क्या ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सिस पे वाई रेबर को लिया, वाई एक्सिस पे इन्होंने रियल वेज लिया है। आप इस डायग्राम को गौर से नोट करें। जो यहाँ पे इनकी सप्लाई है वो है फिक्स्ड है, डिमांड इनकी यहाँ तक है। डिमांड इनकी सप्लाई मीन अमाउंट ऑफ रेबर विलिंग टू वर्क, जो लोग काम करना चाहते हैं। यहाँ पे डिमांड जिन लोगों के अमाउंट ऑफ लेबर हायर्ड, जितने लोग हायर किए जाएंगे, जितनी मार्केट में उनकी डिमांड है। अब सप्लाई देखें ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है वो लोग शो हो रहे हैं जो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हैं। If the real wage is stuck above the equilibrium level, then there are not enough jobs to go around. Then firms must ration the scarce jobs among workers. क्या होता है कि जब सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो हमारे अराउंड जॉब्स क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। और फिर क्या होगा, वर्कर्स में क्या होगा, यानी कि जॉब्स जब कम होंगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से फिर उन्हें लो इनकम वाली जॉब्स भी मिलेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, अभी तक हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर unemployment. The unemployment resulting from real wage rigidity and job rationing is called structural unemployment. Reasons क्या है for wage rigidity? Wage rigidity मतलब कि जो किसी की एक इनकम हमें मिल रही है उसमें कमी ना होने के रुझान को कहते हैं मिनिमम वेज राज। रीजंस क्या है इसके कि मिनिमम वेज के क्या हैं, बहुत ही कम वेज लाज हैं। लेबर यूनियंस, एफिशिएंसी वेज। द मिनिमम वेज इज़ वेल बिलो द इक्विलिब्रियम वेज फॉर मोस्ट वर्कर्स, सो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द मेजॉरिटी ऑफ नेचुरल रेट अनएम्प्लॉयमेंट। हाउएवर द मिनिमम वेज में एक्सीड द इक्विलिब्रियम वेज ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, स्पेशली टीनेजर्स। इफ सो then we would expect that increase in the minimum wage would increase unemployment among these groups. अब इसमें इन्होंने दिखाया है कि थर्ड क्वार्टर 1996 एंड फर्स्ट क्वार्टर 1997 the minimum wage was raised from $4.25 to $4.75 के डॉलर कुछ इंक्रीज हुआ है। उसका क्या इस पे इम्पैक्ट हुआ है। टीन एजर थर्ड क्वार्टर में 16.6 थे और फर्स्ट क्वार्टर में 7% हैं। सिंगल वुमेन 8.5% थी और फर्स्ट क्वार्टर में 9.1% हैं। ऑल वर्कर्स 5.3%, फर्स्ट क्वार्टर में भी 5.3%। इसका मीनिंग ये है कि जो स्टडीज़ बताती हैं कि अगर 10% इंक्रीज़ इन द मिनिमम वेज इंक्रीज टीन एज अनएम्प्लॉयमेंट बाय 1/3, यानी कि अगर हम वेज को इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो टीन एजर्स हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट भी 1 से 3% इंक्रीज़ होगी। क्यों?
उनसे इंक्रीज़ होगी कि जब हायर इनकम होगी तो फिर वो हायर स्किल्स भी रिक्वायर करेंगे, और इसकी वजह से जो टीन एजर्स होते हैं अभी वो स्किल्स लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, और लर्निंग जब वो स्किल्स कर जाते हैं तो फिर उन्हें हायर इनकम्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। लेबर यूनियंस, वो यूनियंस जो मतलब लेबर्स के असूलों के बारे में वर्क करते हैं। यूनियंस एक्सरसाइज मोनोपोली पावर टू स्कोर हायर वेजेस फॉर देयर मेंबर्स व्हेन द यूनियन वेज एक्सीड्स द इक्विलिब्रियम वेज अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स। एम्प्लॉय यूनियन वर्कर्स आर insiders whose interest is to keep wages high. Unemployment non-union workers are outsiders and would prefer wages to be lower. एफिशिएंसी वेज थ्योरी, इस थ्योरी को भी आप अच्छे से रीड कर लेना। एफिशिएंसी वेज थ्योरी, थ्योरीज इन विच हाई वेज इंक्रीज वर्कर प्रोडक्टिविटी। ये बिल्कुल मेन रीज़न है कि जिस तरह हाई वेज होगी एक जो वर्कर है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अट्रैक्ट हायर क्वालिटी जॉब एप्लीकेंट्स, इंक्रीज वर्कर एफर्ट एंड रिड्यूस शिर्किंग, रिड्यूस टर्नओवर विच इज़ कॉस्टली, इम्प्रूव हेल्थ ऑफ वर्कर्स। द इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जस्टिफाइज द cost of paying above equilibrium wages. The result is unemployment. The duration of unemployment. The data shows that more spells of unemployment are short term than medium term or long term. Most of the total time spent unemployment is attributes to the long run term. क्या होता है जब शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो इससे लॉन्ग टर्म में भी अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगी। इसे इन्होंने शो किया पाकिस्तान में, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को परसेंटेज में शो किया और इधर साल में। देखिए हम 1981 में 4% से कम अनएम्प्लॉयमेंट थी, 85 में 4% हो गई। अगर हम 91 में देखें तो काफ़ी हायर अनएम्प्लॉयमेंट है। इसी तरह जब हमने शॉर्ट टर्म में अपने अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल नहीं किया तो अब लॉन्ग टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। टू एग्जाम्पल्स मोस्ट कंट्रीज़ इन, अब इसमें नीचे इन्होंने दिखाया है कि जो यूरोपियन है कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज़ हो रही है। मोस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप हैव जर्नस सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स, शिफ्ट इन डिमांड फ्राम अनस्किल्ड टू स्किल्ड workers due to technology change. This demand shift occurred in the USA too, but wage rigidity is less of a problem here, so the shift caused an increase in the skilled to unskilled wage gap instead of increase in unemployment. अब क्या हो रहा है, चाहे हम पाकिस्तान में देखें और अदर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप स्टडी करें, आपको अपने नॉलेज पे भी ग्रिप हो और उसके साथ साथ आप स्किल्स सीखें, अपने आप को स्किलफुल बनाएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।